हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो जैसा कि आपको पता है, पंजाब लेक्चरर कैडर का जो एग्जाम है उसकी डेट्स आ चुकी हैं। 6 सितंबर को एग्जाम होना है। और अब ये जो पी सीरीज स्टार्ट की है मैंने, इसमें मैं आपको अलग अलग एग्जाम्स के पीवाईक्यू करा रहा हूं। तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अगर आप लोग पंजाब लेक्चरर कैडर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सीरीज डेफिनेटली आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। एक चीज और बताना चाहूंगा, अभी लास्ट मोमेंट पर अगर कोई पंजाब लेक्चरर कैडर का बैच लेना चाहता है तो ऑलरेडी डिस्काउंट जो चल रहा है, जो 15 अगस्त का डिस्काउंट चल रहा है, वो एप्लीकेशन के ऊपर एप्लीकेबल है पंजाब लेक्चरर कैडर के कोर्स में भी, तो वहां से वो ले सकता है। इसके अलावा अगर किसी को सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो प्रैक्टिस क्वेश्चन का बैच आज से स्टार्ट मैं कर रहा हूं पंजाब लेक्चरर कैडर का, क्योंकि अगले 20 दिन में आपका सिलेबस बहुत बड़ा है, तो इतने सारे क्वेश्चन करा पाना बहुत मुश्किल है। तो अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, इसी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, तो वो आप प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करके कर सकते हैं। वो आज रात से आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा। प्राइस भी उसके बहुत ज्यादा नहीं होंगे, उसके प्राइस कुल मिलाकर 1800 रुपए होने वाले। तो अगर आप कर रहे हैं, सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं सिर्फ क्वेश्चन की, आपको लगता है कि थ्योरी के लिए टाइम नहीं है, तो वो बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो भी इस लेक्चर को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ जी, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है, द वेक्टर पोटेंशियल इन अ रीजन इज गिवन एज। वेक्टर पोटेंशियल की वैल्यू ये दी गई है, एसोसिएटेड मैग्नेटिक इंडक्शन हमें बताना है। तो मैग्नेटिक इंडक्शन और वेक्टर पोटेंशियल के बीच में रिलेशन होता है बी इक्वल्स टू कर्ल ऑफ ए, है ना। क्या रिलेशन होता है? बी इक्वल्स टू कर्ल ऑफ ए। तो यहां से आप कर्ल को ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो? एक्स वाई और जेड, ये लिख दिया मैंने। यहां से लिख दिया मैंने डेल अपॉन डेल एक्स, इसको लिखा मैंने डेल अपॉन डेल वाई, और इसको लिखा मैंने डेल अपॉन डेल जेड। अब यहाँ पर एक्स का जो मल्टीपल है वो कौन है? वाई, और वाई कैप का मल्टीपल कौन है? 2x। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो अब हमें क्या निकालना है इसका? हमें निकालना है एसोसिएटेड मैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहां से एसोसिएटेड मैग्नेटिक इंडक्शन निकालोगे तो इस डिटर्मिनेट को सॉल्व करो। तो यहां से एक्स कैप ये बनेगा 0, और माइनस ये जेड में, ये एक्स में, तो ये 0 हो जाएगा। फिर माइनस वाई कैप, यहां पर कितना बनेगा? ये 0, और ये भी 0 हो जाएगा। फिर प्लस जेड कैप, और यहां से डेल 2x है ना, तो 2x का कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और ये y है तो y का कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा जेड कैप, है ना। आंसर क्या आ जाएगा? जेड कैप। और जेड कैप कौन सा ऑप्शन है? जेड कैप ऑप्शन है हमारे पास बी। तो बी ऑप्शन आ जाएगा, इसमें 3 नहीं आएगा, ये गलत लिखा हुआ। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? बी आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो फॉर फ्री स्पेस नॉन कंडक्टिंग मीडियम, फ्री स्पेस की बात हो रही है और नॉन कंडक्टिंग मीडियम की बात हो रही है ना। फ्री स्पेस नॉन कंडक्टिंग मीडियम, ई और जो बी है वो दोनों क्या होते हैं? सेम फेज में ऑसिलेट करते हैं। तो ई एंड बी ऑसिलेट्स इन सेम फेज। तो ई और बी जो है वो दोनों किस में ऑसिलेट करते हैं? सेम फेज में। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? ए आएगा। नेक्स्ट देखो, 4 इक्वल पॉइंट्स चार्ज आर केप्ट फिक्स्ड एट द 4 वर्टाइसेस। तो ये 4 वर्टाइसेस के ऊपर 4 इक्वल पॉइंट चार्ज, इक्वल पॉइंट मतलब यहां पर मान लो Q है, यहां पर भी Q है, यहां पर भी Q है, और यहां पर भी Q है। एट द 4 वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर हाउ मेनी न्यूट्रल पॉइंट्स द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड वेनिशेस। तो यहां पर जो सिमेट्री की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर का क्या हो जाएगा? 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से आएगा, इसकी वजह से यहां पर आएगा, इन दोनों का नेट 0 हो जाएगा। इसी तरह से इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर आएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इधर आएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0। तो सिमेट्री की वजह से इसमें एक ज्योमेट्रिकल पॉइंट आ रहा है, तो हमारे पास जो इनसाइड द स्क्वायर कितने पॉइंट मिलेंगे? 1 पॉइंट मिलेगा। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऑफ प्लेस इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, प्लेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ है, इसको मैं वापस लिख देता हूं। ये हो गया आर टी, और यहां पर हो गया ई नॉट, ये हो गया एक्स कैप और प्लस जेड कैप, यहां पर हो गया एक्सपोनेंशियल, और ये हो गया आयोटा के नॉट, यहां पर हो गया माइनस सी टी,
और प्लस ये हो गया कितना, ये हो गया एक्स कैप प्लस ये हो गया √3z कैप। ये हमारे पास वैल्यू है। हमें बोला है कि रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी है म्यू की। तो म्यू जो है वो किसके बराबर होता है, म्यू या फिर एन वो बराबर होता है C/V, यानी कि जो लाइट की स्पीड अपॉन मीडियम की स्पीड, तो आपको मीडियम की स्पीड निकालनी है। तो मीडियम की स्पीड जो है वो बराबर होती है ओमेगा अपॉन के, है ना। मीडियम की स्पीड बराबर होती है ओमेगा अपॉन के। और अगर हम फ्री स्पेस के लिए बात करें तो फ्री स्पेस में जो हमारे पास ओमेगा और के है उसके बीच में क्या स्पीड का जो रिलेशन है, तो फॉर फ्री स्पेस के लिए हमारे पास रिलेशन होता है C=ω/k0। तो यहां से ओमेगा इक्वल्स टू आ गया K0 इंटू सी। ठीक, तो ओमेगा की वैल्यू तो हमें मिल गई। अब हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो इस के की वैल्यू को मैं कंपेयर करूंगा यहाँ से, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से मैं के की वैल्यू निकालूंगा। तो यहाँ से मेरे पास जो के की वैल्यू मिल रही है, के की वैल्यू, तो इस K0 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो भाई। क्या लिखा होता है, ये लिखा होता है ओमेगा टी माइनस K.R, ऐसा लिखा होता है। तो यहाँ के की वैल्यू हमें मिल गई। तो के की वैल्यू कितनी हो गई, K0, इस K0 को अंदर मल्टीप्लाई करना है। और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स कैप प्लस √3z कैप, ये वैल्यू आ गई। तो हमें ये वेक्टर में, ये किस में, वेक्टर में, तो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड चाहिए तो ये तो रह जाएगा K0 और इसका हो जाएगा स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 3। तो यहाँ से ये कितना बनेगा, ये बनेगा 2K0। तो ये वैल्यू को मैं यहाँ रख दूंगा। तो V की वैल्यू ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई, ओमेगा की वैल्यू हो गई K0C और ये वैल्यू हो गई 2K0। तो ये K0 से K0 कट गया। तो यहाँ से V बराबर कितना आ गया, C/2। V बराबर आ गया C/2। हमें निकालना है N, तो N होता है C/V। तो V की वैल्यू हो गई C/2, तो C से C कट गया। हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द पॉइंटिंग थ्योरम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। पॉइंटिंग थ्योरम वो जो है किसका कंजर्वेशन है, तो पॉइंटिंग थ्योरम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। पॉइंटिंग थ्योरम जो है वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की वर्क एनर्जी थ्योरम होती है। तो पॉइंटिंग थ्योरम इज वर्क एनर्जी थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की क्या होती है, ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की वर्क एनर्जी थ्योरम होती है। ठीक है, जो कि रिलेट करती है, जो कि किसको रिलेट करती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी which relates rate of change of electromagnetic energy density, and energy flux to the work done on मैकेनिकल चार्ज। ठीक है, वर्क डन क्यों रिलेट करती है मैकेनिकल वर्क डन को। तो ये एक तरह से वर्क पावर एनर्जी है या वर्क एनर्जी थ्योरम है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की। नेक्स्ट, ये जो इक्वेशन है किसको रिप्रेजेंट करती है, तो ये इक्वेशन है हमारे पास कौन सी इक्वेशन, पॉइजन इक्वेशन। तो ये पॉइजन इक्वेशन किस में लिखी हुई है, CGS में लिखी हुई है। ये लिखी हुई है CGS में। अगर मैं इसको SI में लिखूंगा तो SI में ये बनेगी डेल स्क्वायर V इक्वल्स टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये किस में आ गई, SI में। अभी किस में लिखी हुई है, CGS में। अगर मैं यहाँ पर ये कर दूं चार्ज फ्री स्पेस, तो अगर मैं रो की वैल्यू को 0 कर देता हूं, तो रो की वैल्यू को 0 करूंगा तो ये बन जाएगा 0, और ये 0 होते ही ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, ये लाप्लास इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो अभी ये कौन सी इक्वेशन लिखी हुई है, पॉइजन इक्वेशन लिखी हुई है। नेक्स्ट, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज गिवन बाय। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वैक्यूम में कौन से रिलेशन से दी जाती है, तो सीधा सा आंसर आएगा, कौन सा आंसर आएगा, डी आएगा, है ना। ये याद करने वाला क्वेश्चन। अब देखो पहला जो है उसमें लिखा है E²/2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर भी लिखा है एप्सिलॉन नॉट E²/2। ठीक है, बिल्कुल सही लिखा है। और ये भी सही लिखा हुआ है यार,
यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया, और यहाँ एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पर इसलिए गलत हो गया। दूसरा वाले में क्या लिखा है, म्यू नॉट मल्टीप्लाई में, जबकि म्यू नॉट किस में आएगा, डिवाइड में, तो ये गलत हो गया। तीसरा वैसे ही गलत है, तो इसलिए सही आंसर क्या आएगा, फोर्थ आएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अ मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट m इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो फॉर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है टॉर्क। तो फॉर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड के केस में क्या होता है, जो इंट्रिंसिक टॉर्क है, इंट्रिंसिक, वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है इंट्रिंसिक टॉर्क m क्रॉस b। m मतलब मैग्नेटिक मोमेंट और b मतलब फील्ड, और यहां पर नेट फोर्स जो रहता है, नेट फोर्स कितना रहता है, 0। पर अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म की बात करूं, तो फॉर नॉन यूनिफॉर्म, अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की बात करूं, तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के केस में जो नेट फोर्स है वो 0 नहीं होगा। तो वो नेट फोर्स की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, वो होती है ग्रेडियंट ऑफ m डॉट बी, ग्रेडियंट ऑफ m डॉट बी। तो अब जो नेट टॉर्क आएगा वो आएगा टाउ इंट्रिंसिक प्लस ये कितना आ जाएगा, r क्रॉस f। तो यहां से हमारे पास ये तो बन गया m क्रॉस b प्लस या r क्रॉस, और ये कितना हो गया, ग्रेडियंट ऑफ m डॉट b। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो गई, टाउ की वैल्यू हो गई। तो सही आंसर हमारे पास कितना आ गया, डी आ गया। नेक्स्ट है, कैन द फॉलोइंग स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल डिस्क्राइब एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। क्या ये स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसमें हमें ये बताना है बेसिकली कि कूलाम गेज है या लॉरेंज गेज है। तो सबसे पहले आप कूलाम गेज को चेक कर लो, तो डाइवर्जेंस ऑफ ए, तो इसका मतलब आप डेल अपॉन डेल एक्स, ए एक्स कौन सा लिखा हुआ है, ये स्केलर पोटेंशियल है, तो या ये स्केलर पोटेंशियल वेक्टर पोटेंशियल है। तो यहां से ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2x माइनस ओमेगा टी, फिर डेल अपॉन डेल वाई, ये कितना है y माइनस 2z, ये आ रहा है y माइनस 2z, फिर यहां से आप निकाल लो डेल अपॉन डेल z, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है z माइनस 2 e आयोटा ओमेगा टी। तो इनको डिफरेंशिएट करो, तो यहां से आएगा 2 प्लस यहां से बनेगा 1 प्लस यहां से बनेगा 1, तो ये आ जाएगा 4। और अगर मैं बात करूं किसके लिए, अगर मैं बात करता हूं कूलाम गेज के लिए, तो कूलाम गेज में ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ ए 0 होना चाहिए, पर यहां पर डाइवर्जेंस ऑफ ए 0 नहीं है, वो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो ये कूलाम गेज तो नहीं है। कूलाम गेज के लिए डाइवर्जेंस ऑफ ए 0 होना चाहिए। अब उसके बाद ये कूलाम गेज नहीं है, तो फिर हम इसको लाप्लास में चेक करेंगे। तो लाप्लास में चेक करेंगे, तो लाप्लास में हमारे पास इक्वेशन बनती है डाइवर्जेंस ऑफ ए डेल फाई अपॉन डेल टी और इंटू 1 अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन बननी चाहिए। तो हम निकाल लेंगे डेल फाई अपॉन डेल टी, तो डेल फाई अपॉन डेल टी निकालोगे तो ये कितना बनेगा, यहां से -4, तो यहां से ये बन गया -4, है ना, कितना बन गया, -4, और कुछ भी है क्या मल्टीप्लीकेशन में, -4, ये बन गया -4। यहाँ पे कुछ गड़बड़ लिखी हुई, यहाँ सी स्क्वायर और आना चाहिए था, यहाँ सी स्क्वायर और आना चाहिए था इस इक्वेशन के साथ, तो यहाँ बन गया +4, ये बन गया -4, ये हो गया 0, तो ये हमारे सेटिस्फाइड हो गया, तो ये सेटिस्फाइड हो गया। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये कौन सी हो जाएगी, लॉरेंज गेज हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, लॉरेंज गेज। नेक्स्ट, एन इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट इन XY प्लेन, कंडक्टिंग शीट है XY प्लेन के अंदर, तो XY प्लेन के अंदर है तो वो सरफेस करंट वहां पे फ्लो कर रही होगी, ठीक है। और करंट, सरफेस करंट डेंसिटी, ये अगर x है तो ये y हो गया, अगर ये x ले रहे हो तो ये y हो गया, और जो सरफेस करंट डेंसिटी है वो y एक्सिस के अलोंग है, तो सरफेस करंट जो फ्लो कर रही है वो ऐसे कर रही है, ये अगर x है तो ये हो गया y, ठीक है, ये x है तो ये हो गया y। तो यहाँ k जो है उसकी वैल्यू हो गई kj, k की वैल्यू हो गई k वेक्टर की k इंटू j। और मैग्नेटिक फील्ड निकालना है z ग्रेटर देन 0, यानी कि ऊपर निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड को एम्पियर्स लॉ से हम लिखेंगे सरफेस करंट डेंसिटी के फॉर्म में, तो μ0/2, और यहां हो जाएगा k और इंटू ईटा कैप, यानी कि डायरेक्शन, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कौन सी, z चाहिए हमें, तो यहां से हो गया μ0/2, ये सरफेस करंट डेंसिटी कितना लिखा जाएगा, kj, और डायरेक्शन कौन सी हो गई, k कैप, तो j इंटू k क्या हो जाएगा, i, तो यहां से आ जाएगा μ0k/2 और इंटू i कैप। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, सी। नेक्स्ट,
द वेक्टर पोटेंशियल ड्यू टू करंट डिस्ट्रीब्यूशन, करंट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से वेक्टर पोटेंशियल जो होता है वो लिखा जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये होता है जे और डी टाउ। ये जे जो है ये होता है वॉल्यूम करंट, वॉल्यूम करंट या करंट डेंसिटी भी बोल सकते हो इसको। तो ये वॉल्यूम करंट डेंसिटी है। तो वॉल्यूम को, वॉल्यूम करंट डेंसिटी यानी कि करंट को किससे डिवाइड कर रखा है, वॉल्यूम से। तो यहां से डेल टाउ, तो ये बन गया हमारे पास पी यहां पर, ठीक है। क्या बन गया, पी। तो हमारे पास जो ये आर आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए आ जाएगा, आर भी आएगा यहाँ पर, आर क्या आएगा, आर। जैसे हम स्केलर पोटेंशियल लिखते हैं तो स्केलर पोटेंशियल में हम लिखते हैं क्या, स्केलर पोटेंशियल में हम लिखते हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो यहां पर 4 पाई है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिख रहे हैं तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो गया। Q जो है वो यहाँ करंट से रिप्लेस हो गया, तो ये जो है ये J इंटू डेल्टा ये बन गई करंट, और R की तरह R आ गया। तो इसलिए हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। नेक्स्ट, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। इनमें से कौन इनवेरिएंट रहता है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो हमारे पास जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें हमारे पास बनता है, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ये बनता है ई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर। यदि मैं कोऑर्डिनेट्स चेंज भी कर देता हूं, मैं ट्रांसफॉर्म कर देता हूं, और अगर मैं सी स्क्वायर बी स्क्वायर भी लिखता हूं तो भी हमें सेम वैल्यू मिलती है, यानी कि यहां से हमें मिलता है ई डॉट बी। तो ये जो ई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर है, ये क्वांटिटी क्या होती है, ये लॉरेंज इनवेरिएंट होती है। ये मैंने कराए भी हुए हैं सारे। ये क्या होती है, लॉरेंज इनवेरिएंट होती है। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो होपफुली जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं बहुत अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।